साथियों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हमारा शिक्षण विधियों का सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, सी टेट, पीजीटी, टीजीटी, जहाँ पर भी शिक्षण विधियाँ आती है, इससे बाहर कोई शिक्षण विधियाँ नहीं जाएगी। पूरा पूरा मैटर दिया है साथियों मैंने। आप नोट्स बनाइए, कोर्स को परचेज कीजिए, कोटा ऑनलाइन क्लासेस जो ऐप है उसे डाउनलोड कीजिए। साथियों चैनल से ज़रूर जुड़िएगा, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। मित्रों, आप लोगों का सपोर्ट मुझे देख रहे हैं उनका सपोर्ट मुझे बहुत मिल रहा है साथियों, बहुत मिल रहा है। अब कुछ लोग होते हैं साथियों जिनको शायद एक बंदे ने कमेंट भी किया था, शायद सर किसी को फ्री का पचता नहीं है। लोग बड़ी बड़ी जगह पर भगते हैं, बड़े बड़े लोगों के कोर्स खरीदते हैं, लेकिन वाकई में ही सर आप बहुत मेहनत कर रहे हो। और इससे बेस्ट सर, मुझे तो मैंने भी बड़े बड़े लोगों के कोर्स खरीदे हैं, लेकिन मुझे तो इतना मैटर वहाँ भी नहीं मिला। तो ये कमेंट जब बंदे का मेरे पास आया और उसका फ़ोन भी आया मेरे पास, मुझे बहुत खुशी मिली। और उन्होंने कहा कि सर आप निश्चित रहिए, हम आपके साथ हैं। तो इस तरह के जब कमेंट आते हैं ना साथियों, दिल करता है कि पढ़ाते जाएं, बच्चों को बताते जाएं। साथियों मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि जो परिणाम से नाम की जो टेस्ट सीरीज़ है ना, उसे ज़रूर ज्वाइन करना साथियों। आपको सेकंड ग्रेड में बहुत फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा। चलिए मित्रों, देखते हैं आज की क्लास। और यह है सेकंड नंबर, हिंदी भाषा का उद्गम और राजभाषा। हिंदी भाषा का उद्गम और राजभाषा। साथियों ये बहुत अच्छा टॉपिक है और यहाँ से एक न एक क्वेश्चन आता है। तो हिंदी भाषा का उद्गम और राजभाषा तो ज़बरदस्त बात है साथियों। वस्तुतः हमारी भाषा का नाम हिंदी यानी कि ईरानियों की देन है। साथियों याद रखना, क्योंकि ये पूछी जाती है कि हमारी भाषा का जो नाम हिंदी है वो किसकी देन है? ईरानियों की देन है। संस्कृत की स ध्वनि पारसी में और ह बोली जाती है। संस्कृत की जो स ध्वनि है उसको पारसी में क्या कहा जाता है? ह बोला जाता है। संस्कृत की स जो ध्वनि है उसको पारसी में ह बोली जाती है। जैसे सप्ताह को हफ्ता बोला जाता है, असुर को अहुर बोला जाता है, सिंधु को हिंदू बोला जाता है। इस तरह से साथियों कैसे उद्गम हुआ इसकी जानकारी शुरू से लेकर के एंड तक मैं दे रहा हूँ। राजभाषा के बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे। आगे देखिए, सेकंड नंबर की बात है, भारतवर्ष की पश्चिमी सीमा के लगभग जो इतिहास प्रसिद्ध सिंधु नदी बहती है उसे ईरानी हिंदू या हिंद कहते हैं। ईरानी उसे क्या कहते हैं? हिंदू या हिंद कहते हैं साथियों। अगला पॉइंट आता है मित्रों, आप नोट्स बनाते जाइए, समझते जाइए, सुन लोगे ना तो भी काम चल जाएगा। विशेष भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग सरफुद्दीन के जाफरनामा 1424 ईस्वी में मिलता है साथियों। विशेष भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग विशेष भाषा के लिए सरफुद्दीन के जाफरनामा में 1424 में लिखा गया था, इसमें मिलता है साथियों। आगे बात करते हैं, हिंदी जो है पारसी भाषा का शब्द है। हिंदी जो है किस भाषा का शब्द है साथियों? हिंदी जो है पारसी भाषा का शब्द है साथियों। तो ये पॉइंट आप याद कर लीजिएगा। आधुनिक हिंदी का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। ये बात भी आपको याद करनी है साथियों। अगर अच्छा लगे कि वाकई में ही मैं अच्छा मैटर आप लोगों को दे रहा हूँ तो निश्चित रूप से चैनल से जुड़ना, सब्सक्राइब करना और मित्रों वीडियो को ज़रूर शेयर करना। वीडियो को शेयर करोगे तो ज़्यादा, और इसमें एक नीचे जो है ना कमेंट जो आता है ना, वहाँ हाइप आता है, एक हाइप, उस पर जो पॉइंट है ना वो ज़रूर दे देना साथियों। इससे वीडियो आगे जाता है, मुझे भी थोड़ा सा कि फ़ायदा हो जाएगा, और तो क्या है, ठीक है ना। तो कमेंट जहाँ आते हैं वहाँ पर हाइप आता है, हाइप को आप लोग ज़रूर हाइप को ज़रूर दे देना, है ना। तो शब्द है आधुनिक हिंदी का जो जनक माना जाता है, आधुनिक हिंदी का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा दिया था। तो साथियों हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का जो नारा दिया है वो किसने दिया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दिया था साथियों।
मक्खन निकाल के दे रहा हूँ साथियों, ये मान लेना आप, ठीक है। तो आधुनिक हिंदी का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है, और हिंदी जो है पारसी भाषा का शब्द है, और हिंदुस्तान का नारा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ही दिया था। प्रताप नारायण मिश्र ने इसका प्रचार प्रसार किया, और प्रताप नारायण मिश्र जो थे उन्होंने इसका प्रचार प्रसार किया था। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार सर्वप्रथम सर्वप्रथम बंगाल में उदित हुआ। हिंदी भारत की राजभाषा है, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी भारत की राजभाषा है साथियों, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। विशेष बात यहाँ पर दी हुई है, विशेष बात में क्या लिखा है, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकार किया गया। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकार किया गया। देश भर में 14 सितंबर का जो दिन है हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हिंदी को राजभाषा स्वीकार किया गया था 14 सितंबर 1949 को, और पूरे देश में 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है साथियों। ज़बरदस्त बात है ना, हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। जो पॉइंट लिखने वाले हैं वो मैंने बता दिया, इनको ज़रूर लिखना। अब बात करेंगे राजभाषा के ऊपर। अब राजभाषा क्या होती है, क्या नहीं होती है, इसके ऊपर बात करते हैं। जो भाषा देश के राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है वो राजभाषा कहलाती है। राज के कार्य करने के लिए जिस भाषा का उपयोग किया जाता है उसे हम लोग राजभाषा कहते हैं। जिस भाषा में शासन का कामकाज संपादित होता है उसे राजभाषा कहते हैं। सिंपल बात है। अब आगे बात करेंगे यहाँ पर, अशोक के समय पाली राजभाषा थी। जब अशोक सम्राट अशोक हुए थे उस समय राजभाषा क्या थी, पाली राजभाषा रही है साथियों। यहाँ तक कोई समस्या, मुझे नहीं लगता आपको यहाँ तक कोई समस्या होगी। अशोक के समय पाली क्या थी, राजभाषा थी साथियों, ठीक है, हो जाएगा याद। आगे देखिए, अब राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए थे। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो है साथियों कौन बनाए गए थे, बाल गंगाधर खेर। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया था, बाल गंगाधर खेर को बनाया गया था। राजभाषा अधिनियम 10 मई 1963 को पारित हुआ था। साथियों मेरे से भी अगर कोई गलती हो जाए तो आप लोग कमेंट ज़रूर कर देना, क्योंकि मैं भी एक इंसान ही हूँ, गलती हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो मित्रों कमेंट कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ताकि और को भी पता लग जाएगा नहीं यहाँ पर ये आना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो साथियों याद रखना, राजभाषा अधिनियम 10 मई 1963 को पारित हुआ था। यहाँ तक कोई समस्या, मुझे नहीं लगता कोई समस्या होगी मित्रों, ठीक है ना। राजभाषा अधिनियम 10 मई 1963 को पारित हुआ था। अगला है यहाँ पर, राजभाषा आयोग की प्रथम बैठक कब हुई, 15 जुलाई 1955 को हुई। राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ, राजभाषा अधिनियम 10 मई 1963 को पारित हुआ। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष खेर को बनाया गया, बाल गंगाधर खेर को। राजभाषा आयोग की प्रथम बैठक कब हुई, 15 जुलाई 1955 को हुई थी। तो प्रथम बैठक याद रखना, संविधान के अनुच्छेद 344(1) के अनुसार राष्ट्रपति ने 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग के गठन का आदेश जारी किया। और संविधान के अनुच्छेद 344(1) के अनुसार राष्ट्रपति ने 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग के गठन का आदेश जारी किया। भारतीय संविधान में राजभाषा आयोग का उल्लेख 343 से 351 और भाग 17 में मिलता है। तो राजभाषा आयोग का जो उल्लेख है साथियों वो अनुच्छेद 343 से 351 में मिलता है और भाग 17 में मिलता है, याद रखना, ठीक है। आगे, राष्ट्रभाषा का शाब्दिक अर्थ है समस्त राष्ट्र में प्रयुक्त भाषा। राष्ट्रभाषा मतलब समस्त राष्ट्र में प्रयुक्त भाषा, अर्थात आम जन की भाषा, जनभाषा या राष्ट्रभाषा।
संविधान में उल्लेखित नहीं है, यानी कि हिंदी या राष्ट्रभाषा संविधान में कोई उल्लेख इसका नहीं मिलता। अतः हिंदी घोषित रूप से राजभाषा तथा अघोषित रूप से राष्ट्रभाषा मिलती है। ये सबसे मेन पॉइंट है। राजभाषा तो घोषित रूप से है, लेकिन राष्ट्रभाषा अघोषित रूप से है। अब मातृभाषा पर बात करते हैं। मातृभाषा क्या है? बच्चा जन्म लेते ही जिस भाषा को अपने माता पिता या अन्य परिवारजनों द्वारा सुनता है, वह भी बोलने योग्य होने पर उसी भाषा का प्रयोग करता है, इसे मातृभाषा कहते हैं। विशेष बात क्या आती है जिसे आपको ध्यान रखना है, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है। याद रखना, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। गांधी जी ने, अगला पॉइंट है, गांधी जी ने मातृभाषा की श्रेष्ठता को समझाते हुए लिखा है कि, क्या लिखा है गांधी जी ने? मनुष्य के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतनी आवश्यक है जितना कि बच्चे के विकास के लिए माता का दूध। तो ये डेफिनेशन भी याद रखना। ये किसने कहा? महात्मा गांधी जी ने कहा था कि मनुष्य के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा आवश्यक है, मातृभाषा उतनी ही आवश्यक है जितना कि बच्चे के विकास के लिए माता का दूध होता है। तो साथियों, बहुत ज़बरदस्त लाइन है, याद होनी चाहिए आप लोगों को। अगली बात कही है, संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा? गोपाल स्वामी अयंगर ने। किसने रखा? गोपाल स्वामी अयंगर ने रखा था। संविधान की 8वीं अनुसूची में, संविधान की 8वीं अनुसूची में भारतीय भाषाओं का वर्णन है। संविधान निर्माण के समय 14 भाषाएं थी। जब संविधान का निर्माण हुआ था उस समय 14 भाषाएं थी। वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख संविधान की 8वीं अनुसूची में, कितनी भाषाएं? उस समय 14 भाषाएं थी और अभी 22 भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में है। तो इनमें से अब कौन कौन सी भाषाएं हैं तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन सी भाषाएं हैं। पूरी टोटल भाषाएं हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि कैसे कैसे ये 8वीं अनुसूची में आई। देखिए, अब यहाँ पर जो भाषाएं बाद में जोड़ी गई तो असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु एवं उर्दू। 21वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1967, पहले तो ये तो थी से, लेकिन 21वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1967 में सिंधी को जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। 92वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली को जोड़ा गया। संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देशों का उल्लेख मिलता है। तो हिंदी भाषा के विकास के लिए जो निर्देश हैं उसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है? वो मिलता है संविधान के अनुच्छेद 351 में मिलता है। साथ कब कब किस किस भाषा को जोड़ा गया वो भी मैंने आपको बता दिया है। नोट्स लिख कर के बार बार इनको पढ़ोगे ना, मज़ा आ जाएगा साथियों, ज़बरदस्त। साथियों, ठीक है, आप लोगों का विश्वास मुझे आगे लेके जाता है, कोई बात नहीं है। जो व्यक्ति उल्टे सुल्टे कमेंट कर रहे हैं करने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। बस जो मेरे साथ हैं बस वो अच्छे कमेंट मेरे लिए करते हैं, यही मुझे सबसे फ़ायदा है, मुझे होता है और इसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूं साथियों। तो याद रखना साथियों, असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू को जोड़ा गया स्टार्टिंग में। लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, सबसे पहले को कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। ये 14 भाषाएं थी। तो हिंदी भी उस समय ले ली गई थी और संस्कृत भी उस समय ही ले ली गई थी। लेकिन अब 21वें संविधान संशोधन के बाद में ये पहली भाषा, दूसरी, तीसरी, चौथी सॉरी 5 6 7 8 और 9 10 11 12 13 और ये 14, उर्दू भी उस समय ले ली गई थी। तो 14 भाषाएं तो मूल संविधान में ले ली गई थी।
अब 21वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है 1967 में सिंधी को जोड़ लिया, तो ये 15वें नंबर की भाषा हो गई। कितने नंबर की हुई? 15 नंबर। फिर 71वें संविधान संशोधन 1992 में कोंकणी, ये 16 नंबर की। फिर मणिपुरी को जोड़ा साथ में 17, या नेपाली को जोड़ो 18 नंबर की होगी। फिर 92वें संविधान संशोधन के अंतर्गत हम लोग आए 2003 में, ठीक है। तो फिर बोडो को जोड़ा, फिर डोगरी, और उसके साथ ही हमने 21 नंबर पर मैथिली और 22 नंबर पर संताली को जोड़ लिया, ठीक है। तो इस तरह से 22 भाषाएं मित्रों जो है संविधान में हो गई है। तो संविधान के 8वें अनुसूची में, संविधान के अनुच्छेद 351 में, संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के निर्देशों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। तो हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले भारतवर्ष के लिए पंडित मदन मोहन मालवीय ने सुझाया था। हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा सुझाया गया था। अब आगे देखिए, विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र की भाषाओं में हिंदी को स्थान दिलाना और हिंदी का प्रचार प्रसार करना है। विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? संयुक्त राष्ट्र की भाषाओं में हिंदी को स्थान दिलाना है और उसका प्रचार प्रसार कराना है। प्रथम सम्मेलन जो है 10 से 14 फरवरी 1975 में नागपुर, भारत में हुआ। पहला हिंदी सम्मेलन कब हुआ? पहला जो है विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ? भारत के अंदर हुआ था। प्रथम सम्मेलन 10 से 14 जनवरी 1975 में हुआ। 10 जनवरी को इसलिए विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को जो है साथियों विश्व हिंदी दिवस 2006 से मनाना शुरू किया। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन 18 से 20 अगस्त 2018 को मॉरिशस में हुआ और ये सम्मेलन जो है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित रहा था। ठीक है, यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई समस्या आपको नहीं होगी। साथियों, एक एक लाइन, एक एक पॉइंट याद करने वाला है, ज़बरदस्त पॉइंट है मित्रों। और वीडियो को जरूर शेयर करना, लाइक जरूर ठोक देना। आगे है, राजधानी क्षेत्र में हिंदी की 4 बोलियां हैं। अब राजधानी क्षेत्र में हिंदी की 4 बोलियां हैं। कौन कौन सी बोलियां हैं साहब? पश्चिमी राजस्थानी, जिसको हम लोग मारवाड़ी के नाम से जानते हैं। पश्चिमी राजस्थानी, जिसको हम लोग मारवाड़ी। राजधानी क्षेत्र में हिंदी की 4 बोलियां हैं। पश्चिमी राजस्थानी, जिसको हम लोग मारवाड़ी कहते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक तो कोई समस्या मुझे लगती नहीं है। और फिर अगली आती है पूर्वी राजस्थानी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पूर्वी राजस्थानी को जयपुरी या ढूंढाड़ी कहते हैं। उत्तरी राजस्थानी को मेवाती कहते हैं। दक्षिणी राजस्थानी को मालवी कहते हैं साथियों। तो ये याद रखना भाई, पूर्वी राजस्थानी जयपुर और ढूंढाड़ी, उत्तरी राजस्थानी को मेवाती और दक्षिणी राजस्थानी को मालवी कहते हैं। पहाड़ी क्षेत्र में हिंदी की 2 बोलियां बोली जाती है, पश्चिमी राजस्थानी और मध्यवर्ती पहाड़ी। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ से हमारा मुख्य टॉपिक शुरू होता है, जिसे हम लोग परीक्षा की दृष्टि से पढ़ते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर टॉपिक शुरू होता है हिंदी की जो है शिक्षण विधियाँ, उनका अर्थ, उनकी परिभाषा और उनके प्रकार। यहाँ से एक तरह से मुख्य टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिएगा, शिक्षण विधियाँ, अर्थ, परिभाषा और प्रकार क्या क्या है, ये हमें अच्छे से जानना है। देखो, शिक्षा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वैदिक काल में हुआ, जहाँ गुरु का अर्थ अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला है। जहाँ गुरु का अर्थ क्या था? अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला माना जाता है। तमसो मां ज्योतिर्गमय का अनुगमन भारतीय मनीषियों ने किया है। शिक्षक एक स्वयं, बहुत ज़बरदस्त बात है, शिक्षक एक स्वयं दीपक की तरह है जो खुद जलकर दूसरों को प्रकाश देता है। शिक्षक एक स्वयं दीपक की तरह है जो खुद जल करके दूसरों को प्रकाश देता है। और इसके बारे में एक परिभाषा दी है, किसने? डगलस और हॉलैंड के अनुसार। इस परिभाषा को याद रखना भाई, डगलस और हॉलैंड ने एक परिभाषा दी है इस मैटर पर। शिक्षा शब्द का प्रयोग उन सब परिवर्तनों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो एक व्यक्ति के जीवन काल में होते हैं। शिक्षा शब्द का प्रयोग उन सभी परिवर्तनों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो उसके जीवन काल में होते हैं, और शिक्षा शब्द का प्रयोग उसके जीवन काल में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार ही किया जाना चाहिए। आगे डॉक्टर
डॉक्टर माथुर क्या कहते हैं? डगलस और हॉलैंड ने क्या कहा? डगलस और हॉलैंड क्या कहते हैं? शिक्षा शब्द का प्रयोग सब परिवर्तनों को व्यक्त, तो इस तरह से याद रखना, सब परिवर्तनों के लिए। शिक्षा शब्द का प्रयोग सब परिवर्तनों के लिए किसने कहा? डगलस और हॉलैंड ने। इस तरह से कुछ बातें पकड़ लो और याद रख लो डेफिनेशन। डॉक्टर माथुर क्या कहते हैं? वर्तमान समय में शिक्षण से तात्पर्य यह नहीं है कि बालक के मस्तिष्क को तोथे अव्यवहारिक ज्ञान से भर दिया जाए। तोथे अव्यवहारिक वाली बात कौन करते हैं? डॉक्टर माथुर करते हैं। तोथे और अव्यवहारिक ज्ञान से भर दिया जाए, ऐसा कहने वाले कौन है? डॉक्टर माथुर है साथियों। तो याद हो जाएगा यहाँ तक, तो कोई समस्या मुझे लगती नहीं है कि यहाँ तक कोई समस्या होगी। हमें आगे बात करते हैं। अब आती है सबसे मुख्य बात, शिक्षण का अर्थ। शिक्षण का अर्थ है बालक को ऐसे अवसर प्रदान किए जाएं जिससे बालक अपनी अवस्था एवं प्रकृति के अनुरूप समस्या को हल करने की क्षमता प्राप्त करे। सही बात है, ऐसे उसको अवसर दिए जाए कि वो अपनी समस्या को खुद सोल्व कर सके, अपनी समस्या को हल करने की क्षमता उसे प्राप्त हो सके। शिक्षण के अनुसार उसे ऐसे अवसर प्रदान किए जाए। आगे है, शिक्षा की प्रक्रिया में जो व्यवहार अध्यापक द्वारा किया जाता है वह शिक्षण कहलाता है। शिक्षा की प्रक्रिया में जो अध्यापक द्वारा व्यवहार किया जाता है वही क्या कहलाता है? शिक्षण कहलाता है। शिक्षा की प्रक्रिया में जो व्यवहार विद्यार्थी द्वारा किया जाता है वही अधिगम कहलाता है। ठीक है, अध्यापक की द्वारा किया जाना शिक्षण कार्य में अध्यापक द्वारा किया जाने वाला व्यवहार क्या कहलाता है? वही कहलाता है शिक्षण। और शिक्षा की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा किया जाने वाला व्यवहार क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। यह भी पूछा जाता है, शिक्षण शब्द संस्कृत के शिक्ष धातु से, शिक्ष धातु प्लस ल्युट प्रत्यय से मिलकर बना है। शिक्षा जो शब्द है या शिक्षण जो शब्द है, शिक्षण जो शब्द है वो शिक्ष धातु से ल्युट प्रत्यय के योग से बना है। शिक्षण का मतलब है सिखाना, अध्यापक या शिक्षक, और अधिगम का मतलब है सीखना, विद्यार्थी या शिक्षार्थी, और विधि का मतलब है तरीका, माध्यम या फिर मोड। ठीक है, शिक्षण का मतलब सिखाना, अधिगम का मतलब सीखना, और सीखना कौन? विद्यार्थी या शिक्षार्थी, इसमें अध्यापक या शिक्षक, और विधि क्या होती है? तरीका, जिस विधि से सिखाया जाता है, माध्यम क्या है, मोड क्या है, वही शिक्षण विधियां हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं शिक्षण विधि वाली बात आ जाती है। अब शिक्षण विधि क्या होती है? विधि मतलब तरीका। क्या होती है शिक्षण विधि? देखिए, शिक्षण को सफल बनाने के लिए शिक्षक जिन विधि युक्तियों का सहारा लेता है उन्हें शिक्षण विधि कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो बच्चों को हम लोग ज्ञान देते हैं, जिन बच्चों को हम लोग शिक्षित करते हैं, उन बच्चों के सामने अपना शिक्षण करते हैं, वो जिस विधि से करते हैं, जिस विधि से करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? शिक्षण विधि कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन ये है। यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े तो शिक्षण विधि वाली बात मैंने आपको बता दी है कि शिक्षण को सफल बनाने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है उसको शिक्षण विधि कहते हैं। अब आगे बात आती है यहाँ पर शिक्षक शिक्षार्थी, शिक्षक पढ़ाने वाला, शिक्षार्थी ज्ञान को लेने वाला को जिस विधि या माध्यम से शिक्षा प्रदान करता है उसे शिक्षण विधि कहते हैं। जॉन एडम्स के अनुसार शिक्षण द्विमुखी प्रक्रिया है। याद रखना साथियों, जॉन एडम्स के अनुसार शिक्षण क्या है? द्विमुखी प्रक्रिया है। याद रखना इसको, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। जॉन एडम्स के अनुसार शिक्षण द्विमुखी प्रक्रिया है। अब क्या क्या मानता है वो? द्विमुखी प्रक्रिया में किस किस को मानता है? एक तो शिक्षक और दूसरा क्या है? शिक्षार्थी। तो ये द्विमुखी प्रक्रिया मानता है कौन? जॉन एडम्स। तो जॉन एडम्स ने द्विमुखी माना है, एक में शिक्षक को माना है और दूसरे में शिक्षार्थी को माना है, इस तरह से। ठीक है ना, इस तरह से एक में क्या माना है? यहाँ पर अगर मैं बात करूँ शिक्षण की बात करता हूँ, यहाँ पर मैं शिक्षण की बात करता हूँ तो दो प्रक्रिया है। एक में तो क्या मानता है वो? शिक्षक को ले लेता है और दूसरे को क्या ले लेता है वो? शिक्षार्थी को ले लेता है। ठीक है, तो ये इस तरह से दो द्विमुखी प्रक्रिया मानता है। लेकिन साथियों जॉन डीवी
अब जॉन डीवी ने क्या माना, जॉन डीवी ने क्या माना, इसको नहीं लेंगे हम लोग अभी, ये दोनों मानिए किसने, जॉन एडम्स ने। लेकिन जॉन डीवी के अनुसार शिक्षण जो है त्रिमुखी प्रक्रिया है। अब जॉन डीवी ने त्रिमुखी प्रक्रिया माना है, शिक्षण को क्या माना है, त्रिमुखी प्रक्रिया माना है साथियों। तो इस तरह से फिर ये ऐसे बनता है, जॉन डीवी त्रिमुखी प्रक्रिया मानता है। क्या मानता है, सबसे पहले यहाँ पर शिक्षक को ले लेता है, फिर यहाँ पर शिक्षार्थी को ले लेता है, शिक्षार्थी मतलब वही विद्यार्थी, और इसके बाद में यहाँ को पाठ्यक्रम को ले लेता है। ठीक है, तो ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो जॉन डीवी त्रिमुखी प्रक्रिया मानता है और एडम्स द्विमुखी प्रक्रिया मानता है, शिक्षक और शिक्षार्थी। इसमें पाठ्यक्रम और जुड़ जाता है, तो शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। ठीक है, इसके बाद में साथियों स्मिथ तथा टोलमैन, स्मिथ और टोलमैन की बात है। स्मिथ और टोलमैन के अनुसार शिक्षण 3 चर बताए हैं। स्मिथ और टोलमैन ने जो है शिक्षण के कितने चर बताए, 3 चर बताए। देखो, स्वतंत्र चर किसको बताया, शिक्षक को, शिक्षक एक स्वतंत्र चर में आता है। आश्रित चर यानी कि परतंत्र चर किसको कहा है, शिक्षार्थी को कहा है। और मध्यस्थ चर जो है वो पाठ्यक्रम होता है, पाठ्य वस्तु होता है, ये शिक्षण विधियां होती है, ये मध्यस्थ चर में आता है। तो याद रखना, स्वतंत्र चर शिक्षक, परतंत्र चर जिसको हम लोग कहते हैं आश्रित चर, ये शिक्षार्थी या विद्यार्थी आता है, और मध्यस्थ चर जिसको हम लोग पाठ्यक्रम कहते हैं, शिक्षण विधियां कहते हैं, पाठ्य वस्तु कहते हैं। तो ये किसने कहा, स्मिथ या टोलमैन ने कहा है कि शिक्षण के 3 चर होते हैं। तो जॉन डीवी ने शिक्षण को कितनी त्रिमुखी प्रक्रिया, जॉन डीवी ने कितनी मुखी प्रक्रिया, त्रिमुखी प्रक्रिया कहा है, शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम। और जॉन एडम्स ने क्या कहा, द्विमुखी प्रक्रिया कहा है, शिक्षक और शिक्षार्थी। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या मेरे हिसाब से आपको नहीं होनी चाहिए। आगे बात करते हैं फिर इसी क्रम में। अब इसी क्रम में साथियों शिक्षण के प्रकार, अब शिक्षण के प्रकार जो है, देखो आप लोग शिक्षण के जो प्रकार हैं वो बहुत अच्छी तरह से आप लोग समझ लेना। शिक्षण के जो प्रकार हैं, शिक्षण के प्रकार बहुत ज़बरदस्त है, इसको देख लेना, शिक्षण के प्रकार। ठीक है, चलिए समझते हैं शिक्षण के प्रकार। शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर बीएस ब्लूम ने, शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर बीएस ब्लूम ने अपनी पुस्तक शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, बीएस ब्लूम ने उसकी पुस्तक थी, उसका नाम था शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, के अंतर्गत शैक्षिक उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा है। बीएस ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा है साथियों। किस किस भागों में बांटा है, एक तो ज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा भावात्मक पक्ष और तीसरा क्रियात्मक, जिसको हम मनोगत्यात्मक भी कहते हैं। तो शैक्षिक उद्देश्य को बीएस ब्लूम ने, जो इनकी पुस्तक थी शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, उसमें इन्होंने शैक्षिक उद्देश्य जो है उनको 3 भागों में बांटा है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। क्रियात्मक उद्देश्य को मनोगत्यात्मक भी हम लोग कहते हैं, याद हो जाएगा, कोई संशय नहीं होना चाहिए। अब आगे देखो, ज्ञानात्मक पक्ष का उद्देश्य बीएस ब्लूम ने 1956 में दिया था। ज्ञानात्मक पक्ष का उद्देश्य बीएस ब्लूम ने दिया था 1956 में। भावात्मक पक्ष का उद्देश्य जो है करतवाल ने दिया था 1964 में। याद रखना इनको भाई, ये उद्देश्य अलग अलग ने दिए हैं। क्रियात्मक पक्ष के उद्देश्य सिम्पसन ने दिए थे 1969 में, याद हो जाएगा ना। तो ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य बीएस ब्लूम ने 1956 में, भावात्मक पक्ष के उद्देश्य करतवाल ने 1964 में, क्रियात्मक पक्ष के उद्देश्य सिम्पसन ने 1969 में दिए। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या हमें नहीं है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अब शिक्षण के स्तरों के आधार पर शिक्षण के प्रकार, देखो शिक्षण के स्तरों के आधार पर शिक्षण के प्रकार कौन कौन से बताए गए हैं, सोचिए। सबसे पहले स्मृति स्तर किसने दिया, हर्बर्ट ने, और बोध स्तर किसने दिया, मॉरिसन ने, और चिंतन स्तर किसने दिया, हंट ने। तो शिक्षण के स्तरों के आधार पर शिक्षण के 3 प्रकार बताए गए हैं, स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर, इनको किस किस ने दिया, तो स्मृति स्तर को हर्बर्ट ने दिया,
बोध स्तर को मॉरिसन ने दिया और चिंतन स्तर को हंट के द्वारा दिया गया है। अब देखो शिक्षण की डेफिनेशन कौन कौन सी है, याद रखना इन डेफिनेशन को, बहुत छोटी छोटी सी डेफिनेशन है, बार बार पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगी, घबराने की कोई बात नहीं है, समस्या है ही नहीं। साथियों मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पूरे सिलेबस को साथ लेके चल रहा हूँ। अब आप सोचिए, पूरे सिलेबस को साथ लेकर चलने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ताकि ये हो जाए, कैसे न कैसे कुछ तो पूरा हो। चलिए देखो, बीओ स्मिथ के अनुसार पहली डेफिनेशन किसने दी, बीओ स्मिथ ने दी, शिक्षण उद्देश्य केंद्रित प्रक्रिया है। शिक्षण उद्देश्य को केंद्रित प्रक्रिया किसने बताया, बीओ स्मिथ ने बताया। बीओ स्मिथ ने शिक्षण उद्देश्य केंद्रित प्रक्रिया है। अब थाइन क्या कहते हैं, थाइन ने क्या कहा, अधिगम में वृद्धि करना ही शिक्षण है, सीखने में वृद्धि करना ही शिक्षण है। किसने कहा, थाइन ने कहा। आगे बीओ स्मिथ फिर क्या कहते हैं, शिक्षण क्रियाओं की एक विधि जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। शिक्षण क्रियाओं की एक विधि जो सीखने के लिए उत्सुकता जागृत करती है, ये बीएस स्मिथ ने कहा है। जॉन लॉक क्या कहते हैं, शिक्षण की परिभाषा देते हुए जॉन लॉक क्या कहते हैं, बालक का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है। जॉन लॉक ने क्या कहा, बालक का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है। किसने कहा, जॉन लॉक ने कहा। प्लेटो क्या कहते हैं साथियों, बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट के समान होता है। उसने कोरी कागज बताया, इसने कोरी स्लेट बता दिया, तो ये प्लेटो ने कहा है। स्लेट प्लेट इस तरह से याद हो जाएगा। जॉन लॉक ने कागज को लॉक कर दिया। रूसो के अनुसार क्या है, बालक का मन कोरे कागज के समान होता है। तो रूसो और जॉन लॉक दोनों ने एक ही बात कही है। जैक्सन क्या कहते हैं, जैक्सन कहते हैं शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें एक परिपक्व व्यक्ति दूसरे अपरिपक्व व्यक्ति को अंतःक्रिया के माध्यम से सिखाने का प्रयास करता है। यह डेफिनेशन बहुत जबरदस्त है। एक परिपक्व व्यक्ति दूसरे अपरिपक्व व्यक्ति को सिखाने का प्रयास करता है, अंतः प्रक्रिया के द्वारा या अंतःक्रिया के द्वारा के माध्यम से सिखाने का प्रयास करता है। तो ये जैक्सन के द्वारा ये परिभाषा कही गई। तो बार बार पढ़ोगे ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, कोई शक और संशय वाली बात इसमें नहीं है मेरे हिसाब से। अब आगे बात करते हैं, विशेष जो बात है वो क्या है। विशेष जो बात है वो है, यहाँ पर देखिए, शिक्षक तथा छात्र शिक्षण प्रक्रिया के सजीव अंग है। शिक्षक और छात्र क्या है, शिक्षण प्रक्रिया के सजीव अंग है और पाठ्य वस्तु इसका निर्जीव अंग है। रायबर्न का मानना है कि शिक्षक और छात्र के बीच संबंध जितना अधिक घनिष्ठ होगा, शिक्षण उतना ही अधिक प्रभावशाली होता है। बहुत अच्छी बात कही। शिक्षण की विशेषताएं क्या क्या होती है, इन विशेषताओं को ढंग से याद कर लेना, क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन बन जाता है। शिक्षण की विशेषताएं क्या क्या होती है, एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो विशेषताएं पढ़ते हैं अच्छे से। शिक्षण क्या है, एक अंतःक्रिया है, बिल्कुल 100% मन से पढ़ाता है। दूसरा, शिक्षण एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। शिक्षण क्या है, अंतःक्रिया है, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, सउद्देश्य प्रक्रिया है। शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण जो है कला और विज्ञान दोनों है। शिक्षण एक औपचारिक अनौपचारिक प्रक्रिया दोनों है। शिक्षण एक कौशलपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षण का मापन किया जा सकता है। इस तरह से शिक्षण का मापन किया जा सकता है, ऐसा क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा आसार हैं। तो हाँ, नहीं, हाँ, दोनों, इस तरह से। तो शिक्षण का मापन किया जा सकता है, ठीक है, याद रखना। शिक्षण एक अंतःक्रिया है, शिक्षण एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है साथियों, शिक्षण सउद्देश्य प्रक्रिया है, शिक्षण विकासात्मक प्रक्रिया है, शिक्षण कला और विज्ञान दोनों ही है, शिक्षण जो है औपचारिक अनौपचारिक दोनों है, शिक्षण एक कौशलपूर्ण प्रक्रिया है, शिक्षण का मापन किया जा सकता है। अब आगे बात आती है हफ और डंकन। हफ और डंकन के अनुसार शिक्षण को 4 चरणों में वाली प्रक्रिया है। हफ और डंकन शिक्षण को क्या बताते हैं, 4 चरणों वाली प्रक्रिया बताते हैं। सबसे पहले योजना बनाई जाती है, फिर निर्देशन, फिर मापन, फिर मूल्यांकन। तो हफ और डंकन जो है शिक्षण को 4 चरणों वाली प्रक्रिया बताते हैं। तो सबसे पहले योजना,
फिर निर्देशन, फिर मापन और फिर मूल्यांकन। सबसे पहले योजना, फिर निर्देशन, फिर मापन और फिर मूल्यांकन। तो हफ और डंकन इसको 4 चरणों वाली प्रक्रिया मानते हैं। किसको? शिक्षण को। यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। तो साथियों, अब यहाँ से हमारा जो टॉपिक है सेकंड ग्रेड में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हम लोग जो है अगली क्लास में पढ़ेंगे। मित्रों, कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? और वीडियो को शेयर कीजिएगा। और मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि सेकंड ग्रेड परिणाम के नाम से टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, ठीक है साथियों? और एक मैंने साइकोलॉजी के 1500 क्वेश्चन डाले हैं। 1500 क्वेश्चन साइकोलॉजी के किस पर डाले हैं? मैंने ऐप के ऊपर डाले हैं। मात्र 50-60 रुपये में वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। 1500 क्वेश्चन साइकोलॉजी के। साथियों, भयंकर क्वेश्चन है, बहुत तगड़े प्रश्न है। आप उन्हें ज़रूर परचेज कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा साथियों, ठीक है? और हिंदी साहित्य के नोट्स मंगवाने, हैंड रिटन, काव्य शास्त्र के नोट्स मंगवाने, इन्हीं नोट्सों को अगर मंगवाना है काव्य शास्त्र के साथ आएंगे तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, ज़रूर कॉल कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। इसी तरह प्यार बनाए रखिएगा। कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।